तो जावेद अख्तर साहब ने कोई 20 साल पहले या 25 साल पहले जब ये शेर लिखा होगा, तो उस समय ही उनको हालात ऐसे लग रहे होंगे कि उन्होंने ये लिखा कि कैद में कहलाएंगे आज़ाद सब। आज पता नहीं अगर दोबारा इस शेर को लिखेंगे या कहेंगे तो कैसे कहेंगे, ये सोच पाना भी मुश्किल है। यूएपीए के कानूनी मसलों पर जानकार लोगों ने जब प्रशांत भूषण जी हैं तो हम लोग उसके कानूनी मसलों पे क्या बोल सकते हैं। मैं कानून का जानकार भी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इतिहास मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, और इतिहास में ही थोड़ी बहुत गति है मेरी। एक बात मैं जानता हूं कि कड़े कानूनों से अपराध पर कभी कोई रोक नहीं लगी है। कानून जितने कड़े होते गए हैं, अपराध और बढ़ते गए हैं। आप किसी भी कानून को उठा के देख लीजिए। जैसे मसलन आपको बहुत कम जानकारी भी अगर मेरी तरह कानून की है तो भी आप जानते हैं, अब नए नए वाले बीएनएस में क्या धारा बन गई है वो तो याद होते होते याद होगी, लेकिन 302 हम सब लोग जानते हैं। जिन्होंने फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड की, उनको भी पता है कि 302 में सजाए मौत होती है। लेकिन क्या उसके चलते इस देश में हत्या होनी रुक गई? क्या इस देश में मर्डर रुक गए 302 की वजह से? अब सजाए मौत से बड़ी सजा तो कोई हो ही नहीं सकती है। एक्सट्रीम है वो तो। बहुत सारे देशों में हमारे जैसे बहुत सारे लोग सजाए मौत की मुखालफत करते हैं कि नहीं, सजाए मौत होनी ही नहीं चाहिए। जन्म देना या जान लेना ऊपर वाले का हक है, किसी और को यह हक नहीं है कि जान ले सके। बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह से आपने ये देखा कि सजाए मौत से किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सका वो अपराध। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां सजाए मौत नहीं है, आप देखेंगे वहां अपराध कम है। इसके साथ आप देख लीजिए, निर्भया कांड होता है। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत कड़ा कर दिया जाता है। हर मिनिस्टर आकर यही भाषण देता है कि हम कड़े कानून बनाएंगे। कानून कड़े होते जाते हैं, अपराध बड़े होते जाते हैं, लगातार अपराध बढ़ते चले जाते हैं। यह हमने लगातार देखा है। तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है कि और कड़ा कानून कभी कोई मीसा लेके आएगा, कभी कोई यूएपीए लेके आएगा। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, किसी एक सरकार में हो सकता है ये अचानक बहुत बढ़ गया हो, वरना हर सरकार ये चाहती है कि हमारे हाथ में कुछ ऐसे कानून हो कि हम अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज बंद कर सके, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। तानाशाहों के इतिहास पर अभी मैंने एक किताब पूरी की है, हो सकता है अगले महीने तक मार्केट में आ जाए। दुनिया भर के जो तानाशाह अब तक हुए हैं, सबने ऐसे ही कानून बनाए। बोलने पर रोक लगा दी, सबको बहाने मिल गए, संसद में आग लग गई और हिटलर ने उसके बाद सारे के सारे कानून रद्द करके बोलने पर रोक लगा दिया। अभिव्यक्ति की आजादी जिसको हम कहते हैं उस पर रोक लगा दिया, मीटिंग करने पर रोक लगा दिया, भाषण देने पर रोक लगा दिया, सब कुछ कर दिया। मकसद क्या था? मकसद किसी अपराध को रोकना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी सत्ता बनी रहे और मेरे खिलाफ कोई एक लफ्ज न बोल सके। जो बात बार बार यहां से कही जा रही है, जब आप 5 साल जेल में रह जाते हैं प्रोसेस में ही, और 5 साल तो अभी तक हुए हैं, आगे कितने होंगे हम नहीं जानते हैं। जब 5 साल, 7 साल, 8 साल आप प्रोसेस में जेल में रह जाते हैं, चाहे कोई भी हो, आपसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ नहीं हुआ, कोर्ट बैठी है, पुलिस बैठी है यह तय करने के लिए कि आपने अपराध किया कि नहीं किया। अगर कोई अपराधी है उसको सजा दीजिए, कोई अपराधी नहीं है उसको रिहा कीजिए। यही तो, इसीलिए तो कानून है, इसीलिए तो प्रोसेस है। अब एक आदमी को आपने गिरफ्तार किया यह कह के कि इसने कोई गलत हरकत की है, इसने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते इसको जेल में होना चाहिए। 5 साल तक ट्रायल शुरू नहीं होता है। 5 साल सोचिएगा, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा वो अपने पैरों पर चलने लगेगा, बोलने लगेगा, कैरियर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, आदमी का जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके परिवार वाले हर महीने मिलने आते थे, 15 दिन पे मिलने आते थे, फिर 2 महीना हुआ, फिर 3 महीना हुआ, उनको भी अपनी जिंदगी चलानी होती है, उनको भी तमाम सारी मुश्किलात झेलनी होती हैं, मुकदमे का पूरा प्रोसेस देखना होता है। आदमी दुनिया से कटता चला जाता है। इस 5 साल तक आप यही तय नहीं कर पाए कि यह बंदा गुनहगार है कि नहीं है, लेकिन किए या अनकिए गुनाह की सजा वो झेल रहा है। जेल में है ना, जेल में होना अपने आप में सजा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि मिडिल क्लास परिवारों में जेल का जिक्र, अदालत का जिक्र, पुलिस का जिक्र सिहरन भर देता है। कोई शरीफ आदमी नहीं चाहता है कि उसके दरवाजे पर पुलिस आए। कोई शरीफ आदमी नहीं चाहता है कि वो अदालत में जाए और वहां पर मुकदमा लड़े, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। और यहां आप पीएचडी कर रहे आदमी को, जो आदमी पीएचडी कर रहा है, ऐसे आदमी को जो विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर यहां पर आया है, या ऐसे आदमी को जो समाज सेवा कर रहा है,
ऐसे लोगों को उठाकर आप जेल में डाल देते हो और 5 साल तक कोई प्रोसेस नहीं चलता है। मैं नहीं जानता कानून, लेकिन ऐसे ही सिर्फ इस एग्जाम्पल से मैं कह सकता हूं कि यह जुल्म है, यह नाइंसाफी है, यह इंसाफ नहीं हो सकता। यह इंसाफ हो ही नहीं सकता कि 20 साल कोई जेल में रहे और बाहर निकले तब जब 20 साल बाद यह तय हो कि वो गुनहगार नहीं है। ऐसे में तो पूरा सिस्टम गुनहगार हो जाता है, ऐसे में तो वो वकील गुनहगार हो जाते हैं, वो जज गुनहगार हो जाते हैं। और सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं लगातार इस बात को लिखता हूं कि जब तक ये नहीं होगा कि जो लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके खिलाफ फर्जी केस बनाने के लिए, उसके खिलाफ फैब्रिकेटेड सबूत इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। आप कड़ी सजा की बात कर रहे हो, ठीक है, जो अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले, लेकिन जिसको जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है, तो जो लोग किसी को अपराधी बनाकर उसके जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो गुनाह नहीं है? क्या उनको जेल में नहीं होना चाहिए? क्या उनके खिलाफ सजा नहीं होनी चाहिए? क्या वो रिटायर होकर, रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीते रहें और समाज में खड़े होकर भाषण देते रहें, और एक बेगुनाह 20 साल तक जेल में रहने के बाद जब निकले तो उसका मोहल्ला उसको आतंकवादी कहे? अरे छोटे शहरों में आप 10 दिन जेल में रह के निकल आइए, मोहल्ला आपको शक की निगाह से देखने लगता है, सोचता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा तभी जेल में गया है। ऐसे ही आपकी बेइज्जती हो जाती है। हम लोग मूवमेंट में जेल जाते थे तो घर जब गांव पे खबर पहुंचती थी तो नाना बाबा कहते थे कि गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जबकि हम लोग आंदोलन में जेल जाते थे, छात्र आंदोलन में जेल जाते थे। तो यहां जहां पुलिस घर से उठा के ले जाए, आदमी 15 दिन जेल में रह के जाए तो उसका कैरियर, उसकी इज्जत सब तबाह हो जाती है। और यहां आप 5-5 साल तक जेल में रखते हैं। और सारी प्रॉब्लम क्या है? सारी प्रॉब्लम बस इतनी है कि सरकार डायलॉग में भरोसा नहीं रखती है। सरकार बातचीत किसी से नहीं करना चाहती है। सरकार को लगता है कि बस हम ऐसी गद्दी पर बैठे हैं कि यहां से हुक्म देंगे, और जो हमारे हुक्म की तामील में जरा सा भी ना करेगा वो देश का दुश्मन है। आप देखिए, आपने आसाम में, बंगाल में, सारी जगहों पे जिस तरह का प्रोसेस चलाया है, एक बड़ी आबादी को आपने परेशान करके रखा है, तंग करके रखा है, बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के जो हालात हैं बताने की जरूरत नहीं है। लद्दाख जो हमेशा से बहुत पीसफुल रहा था, देशभक्त जिस तरह से परिभाषित किए जाते हैं, लद्दाख से ज्यादा देशभक्ति आपको कहीं नहीं दिखती। लद्दाख में भी आपने जो लद्दाख का एक तरह से आप कह सकते हैं सिंबल था, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, सोनम वांगचुक को। सरदारों को आपने खालिस्तानी साबित कर दिया। जिन सरदारों ने खालिस्तान मूवमेंट में अपनी जान गंवाई, पंजाब का ही तो लहू बहा है। विभाजन हुआ तो पंजाब का लहू बहा, 84 के पहले वहां जो कुछ हुआ तो उसमें पंजाब का लहू बहा, और 84 के बाद जो दंगे हुए उसमें पंजाब का लहू बहा। तो जिस पंजाब से आपने हमेशा लहू लिया है, इस देश के निर्माण में जिसका लहू लगा हुआ है, आपने उनको खालिस्तानी साबित कर दिया। और ऐसे करते करते आपने 30-40% इस देश के लोगों पर तो देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया। ऐसे देश बनता है कि बढ़ता है? किसी भी मुल्क के अंदर मान लीजिए इस हाल में हम बैठे हुए हैं और कह दें ये आधे हमारे दुश्मन हैं, तो वो तो दुश्मन नहीं होंगे तो भी बन जाएंगे, या कम से कम दुश्मनाना उनके मन में एक भाव तो पैदा हो ही जाएगा। मुल्क बनता है दोस्त बनाने से, मुल्क बनता है बात करने से। भारत जैसे देश में अगर आप जोड़ने की जगह लगातार तोड़ने की बात करोगे और फिर कहोगे मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हूं, ये यहां जो बैठे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो हैं जो इस देश की पूरी मेंटालिटी को तमाम टुकड़ों में लगातार बांटते चले जा रहे हैं। कोई सड़क चलता आदमी एक 40 साल प्रैक्टिस किए हुए वकील को आकर कह सकता है कि तुम देशद्रोही हो। कोई सड़क चलता आदमी सोशल मीडिया पर किसी को भी लिख सकता है कि वो देशद्रोही हो। उसको ये वाला सर्टिफिकेट देने की लियाकत कहां से मिली? क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर है, क्योंकि वो दिन रात गालियां देता है। एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, और ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है सत्ता में आने के बाद, देश और लीडर दो अलग अलग होते हैं। इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वॉज नॉट इंडिया। जिसने भी कहा इंदिरा इज इंडिया, वो इंडिया का दुश्मन था और इंडिया के लोकतंत्र का दुश्मन था, जो भी था वो। और ऐसे ही जो कहता है कि मोदी इज इंडिया, वो मोदी का भी दरअसल दुश्मन है और इंडिया का दुश्मन तो है ही। कोई भी व्यक्ति देश नहीं हो सकता। संविधान की वो किताब देश हो सकती है, हम सब मिलकर देश हो सकते हैं, और हम सब मिलकर किसी को देश चलाने का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन
वो संविधान की जो किताब है, वो हमारा जो आईन है, वही हमें यह भी हक देता है कि जिसको बड़ी इज्जत से हमने कुर्सी पर बिठाया है, उतनी ही इज्जत से उसकी कुर्सी हम छीन लें। यह हमें खून बहाने की इजाजत नहीं देता, यह हमें पत्थर चलाने की इजाजत नहीं देता, यह हमें किसी तरह की हिंसा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन यह इजाजत तो देता है ना कि हम एहतजाज कर सके, जहां पर हमारे जायज हक हों, जहां हमारे साथ गलत हो रहा हो हम आवाज उठा सके। वो आपके लिए अनलॉफुल एक्ट बन जाता है, वो आपके लिए अपराध बन जाता है। जब कोई हक की आवाज उठाता है, कोई सीएए की आवाज उठाए, तो वो यूएपीए लगाने के काबिल हो जाता है। कोई वही डिमांड करे, वही मांगा गया, वही अनुसूची 6 मांगी गई लद्दाख में, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम तुम्हें अनुसूची 6 में शामिल करेंगे। और जब 6 साल बाद वहां की जनता कह रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, तो चलो जेल में जाओ, तुम देशद्रोही हो। पाकिस्तान कनेक्शन निकल गया, चाइना कनेक्शन निकल गया, पता नहीं कौन कौन सा कनेक्शन निकल जाएगा, आर्थिक दिक्कतें आ गई, सब कुछ आ गया। तो क्या यह जनता के समझ में नहीं आता है? जब ये चीजें बार बार होती हैं तो ये जनता की समझ में नहीं आता है। क्या क्या बोलूं, रोज बोलना होता है, क्या क्या बोला जाए समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जितना मैं इस देश को जानता हूं और जितना मैं इस दुनिया को जानता हूं, दुनिया का कोई तानाशाह अमर होकर नहीं पैदा हुआ। जैसे मैं पैदा हुआ, जैसे आप पैदा हुए, जैसे हम दाल रोटी खाते हैं, थोड़ी महंगी थोड़ी सस्ती, वो भी खाता है और एक दिन उसको भी जाना होता है, कुर्सी से भी जाना होता है और दुनिया से भी जाना होता है। यह हर इंसान के लिए बना हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। याद उस बात को किया जाता है जो उस कुर्सी पर बैठकर कोई करता है। और वो एक शेर है ना कि वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कुर्सियां कब चली जाती हैं, एक रशियन कहावत है कि बरसों बरस कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब कुछ बदल जाता है। तो चीजें कब कैसे बदल जाती हैं, दुनिया का इतिहास बताता है कि 4 दिन पहले तक हिटलर को लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम रशिया को जीत जाएंगे। इतिहास बताता है कि दुनिया के हर तानाशाह को लगता था कि बस अब हम हैं तो हम हैं। जियाउल हक को लगता था कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने फांसी पर चढ़वा दिया, बाकी पूरे पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया, अब हमारा क्या हो सकता है। किसको मालूम था कि उनको भी एक दिन गद्दी से जाना है। सवाल बस इतना है कि इस देश की डेमोक्रेसी, जो आइडिया ऑफ इंडिया इतने लंबे बलिदानों के बाद स्थापित की गई, बनाई गई, और जिसके चलते 70 साल तक मैं कभी नहीं कहता सब भाई भाई थे, सब भाई भाई कैसे हो सकते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते थोड़ी बदमाशियां करते ये देश चल रहा था। बस इतना सबको भरोसा था कि कानून सबके लिए बराबर है, इतना सबको भरोसा था कि अदालत में जाएंगे तो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तब भी सबको न्याय मिल रहा था, लेकिन चलो 100 में से 80 को न्याय मिल रहा था तो मान लिया जाता है न्याय मिल रहा है। यह भरोसा जब टूटता है तो किसी भी देश के लिए बहुत तरह की मुश्किलें सामने आती हैं। मैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा। जब तक यह भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, जब तक यह भरोसा है कि हम लोकतंत्र से सरकार बदल सकते हैं, तब तक तमाम परेशानियों के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जिस दिन यह भरोसा टूटेगा, यह हिंदुस्तान के संविधान के लिए और हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए बहुत जरूरी है जो लोग कानून के पदों पर बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता के पदों पर बैठे हुए हों, 2 बातें समझें। पहली बात तो यह कि कोई कुर्सी ऊपर से लेके आया नहीं था और कोई कुर्सी ऊपर लेके जाएगा नहीं। जो कुर्सी है एक काम के लिए, एक वक्त के लिए उनको मिली है, आज नहीं तो कल वो कुर्सी खाली करनी है। और दूसरी बात कि वो नहीं बड़े हैं, देश बड़ा है। रहा सवाल हमारे जैसे लोगों का, तो बोलते बोलते मुझे ताज भोपाली का एक शेर और याद आ गया, वो भी सुन लीजिए। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दो। बहुत शुक्रिया।